हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग आज 10 प्रैक्टिस सेट का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन हम लोग कल कवर कर लिए थे, आज हम लोग 66 से करने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं ना क्वेश्चंस। इन द केस ऑफ इट ऑफ्टन हैपेंस दैट एन इनकोहेरेंट ejaculations or a clumsy gesture in more equivalent than a fine speech because it hints at the unplumbed depth of agony suffered by the dumb animals of human race. ओके, तो ये जो कोटेशन है किसने कहा है? गल्सवर्दी ने, बर्नार्ड शॉ ने, टी.एस. इलियट ने या फिर शेक्सपियर ने। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड्स ए, गल्सवर्दी का है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Galsworthy's character are dire in action, never for fetches or self-stultifying. They are always drawn from the average man and woman of our immediate surroundings. Who remarks this? ये कमेंट्स किसने कहे हैं? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 67 का ए, लियोन स्केल्ट। किसने? लियोन स्केल्टी ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Galsworthy first published work in 1897 is a collection of short stories. गल्सवर्दी का जो फर्स्ट पब्लिश वर्क था वो कब आया था? 1897 में। कलेक्शन ऑफ किसका था? शॉर्ट स्टोरीज का था। तो कौन सा था वो? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फ्रेंड्स 68 का ए, फ्रॉम द फोर विंड्स। ओके, किसका था? गल्सवर्दी का फर्स्ट शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। A foot of 3 syllables in which one long syllable stressed is followed by 2 short syllables unstressed. ये क्या कहलाता है? एक फुट होता है जिसमें 3 syllables होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एक लॉन्ग स्ट्रेस्ड होता है और दो जो होते हैं वो शॉर्ट syllable होते हैं, मतलब कि अनस्ट्रेस्ड होते हैं। तो उससे हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे हम बोलते हैं क्या? डेक्टाइल। क्या बोलते हैं? डेक्टाइल। जिसमें क्या होते हैं? 3 syllables होते हैं। कितने होते हैं? 3 syllables होते हैं, जिसमें से एक हमारा क्या होता है? एक हमारा होता है स्ट्रेस लेवल, जिसे लॉन्ग सिलेबल बोलते हैं। दूसरा हमारे क्या होता है? अनस्ट्रेस, जिसे हम शॉर्ट सिलेबल बोलते हैं, जिसमें 2 अनस्ट्रेस होते हैं, उसे बोलते हैं डेक्टाइल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ए मैट्रिकल फूट ऑफ 2 अनस्ट्रेस लेवल। एक ऐसा मैट्रिकल फूट जिसमें क्या होते हैं? 2 अनस्ट्रेस लेवल होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैरिफिक, डेक्टाइल या फिर इम्फीब्रेच या फिर एनापेस्ट। तो फ्रेंड्स, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पैरिफिक। क्या बोलते हैं? पैरिफिक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ए फुट ऑफ 3 सिलेबल्स इन द ऑर्डर। एक ऐसा फुट जिसमें 3 सिलेबल्स होते हैं, उनका ऑर्डर सीक्वेंस क्या होता है? पहले होता है अनस्ट्रेस, मतलब कि शॉर्ट। फिर उसके बाद क्या होता है? स्ट्रेस, मतलब कि लॉन्ग। उसके बाद फिर से अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस। तो उससे क्या बोलते हैं? पैरिक बोलते हैं, एम्बिफ्रेज बोलते हैं, डेक्टाइल बोलते हैं या फिर एनापेस्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं एम्फीब्रेच। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एम्फीब्रेच। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहीं पे। ए फुट ऑफ 3 सिलेबल्स दैट कम इन द ऑर्डर। एक फुट ऐसा होता है जिसमें 3 सिलेबल्स होते हैं। कैसे? पहले अनस्ट्रेस होता है, फिर अनस्ट्रेस होता है, फिर क्या होता है? स्ट्रेस होता है। मतलब 2 अनस्ट्रेस और फिर एक क्या होता है? स्ट्रेस। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड, उसे बोलते हैं हम क्या? तो उसे बोलते हैं एनापेस्ट। क्या बोलते हैं? एनापेस्ट। इसमें क्या होगा? 2 अनस्ट्रेस हो गए और एक स्ट्रेस होगा, ये हो जाएगा एनापेस्ट। और इसमें एक स्ट्रेस, फिर एक अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, मतलब इसमें भी 3 सिलेबल्स होते हैं। तो उसे बोलते हैं क्या? उसे हम लोग बोलते हैं एम्फीब्रेच। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ए मैट्रिकल फूट ऑफ 2 स्ट्रेस लेवल। एक ऐसा मैट्रिकल फूट होता है जिसमें 2 स्ट्रेस लेवल होते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं? जिसमें दोनों ही क्या होते हैं? स्ट्रेस्ड होते हैं। तो पैरिफिक बोलते हैं एम्फीब्रेच, डेक्टाइल या फिर स्पॉन्डी। ओके, तो हम उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? स्पॉन्डी। क्या बोलते हैं? स्पॉन्डी। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ए मैट्रिकल फूट ऑफ 2 सिलेबल्स दैट फॉलो द ऑर्डर स्ट्रेस प्लस अनस्ट्रेस।
क्या होता है, एक स्ट्रेस होता है, दूसरा क्या होता है अनस्ट्रेस। ये कितने सिलेबल है, 2 सिलेबल्स है। तो ऐसे मेट्रिकल फूड को क्या कहते हैं, पैराफिक बोलते हैं, एम्बिब्राच, डक्टाइल या फिर ट्रॉची। तो फ्रेंड्स इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम ट्रॉची। क्या बोलते हैं, ट्रॉची। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ए ग्रुप ऑफ 2 सिलेबल्स दैट फॉलो द ऑर्डर अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस। एक ऐसा ग्रुप जिसमें टू सिलेबल्स होते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, जिसमें एक पहला क्या होता है अनस्ट्रेस, दूसरा होता है स्ट्रेस, तो उससे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग बोलते हैं क्या 75 का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा क्या, आयम्बिक। उससे क्या बोलते हैं, आयम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयम्ब। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। लाइन्स ऑफ अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर आर कॉमनली नोन एज। एक ऐसा अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर जिसे कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, ब्लैंक वर्स से, या फिर एम्प्टी वर्स से, लव वर्स से, या फिर फ्री वर्स से। तो फ्रेंड्स इसे हम बोलते हैं 76 का राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, ब्लैंक वर्स। मतलब जिसमें क्या होती है, कोई भी राइमिंग नहीं होती लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर होता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्लैंक वर्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। ए राइम्ड पेयर ऑफ लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर मेक ए। एक ऐसा राइम मतलब पेयर होता है जिसमें क्या होता है आयम्बिक पेंटामीटर से बनता है, तो उससे क्या बोलते हैं, हीरोइक कॉपलेट, हीरोइन कॉपलेट, या फिर विलेन कॉपलेट, या फिर क्लोजेट कॉपलेट। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 77 का ए, हीरोइक कॉपलेट बोलते हैं उससे, जिसमें क्या होती हैं 2 लाइन्स होती हैं। कितनी होती हैं, 2 लाइन्स, जो कि पेयर होता है एक। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चन को। हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर हर फ्रिक्वेंट यूज ऑफ बैलेट मीटर। कौन जाने जाते हैं अपने फेमस फ्रिक्वेंटली मतलब किसमें, बैलर में मीटर यूज़ करने के लिए कौन जाने जाते हैं, कौन से राइटर है, एमिली डिकिंसन, कमला दास, डोरोथी, या फिर सरोजिनी नायडू। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 78 का ए, एमिली डिकिंसन। एमिली डिकिंसन थी जो कौन सा टर्म यूज़ की थी, बैलर मीटर, उसी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन ए बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स इज कॉल्ड। जो मल्टीपल मतलब कि जो कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का, मल्टीपल कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या कहलाता है, पेस्टिस बोलते हैं, या मेटाफिक्शन बोलते हैं, फेबुलेशन बोलते हैं, या फिर रियलिज्म बोलते हैं। तो फ्रेंड उससे हम लोग बोलते हैं क्या, पेस्टिक। क्या बोलते हैं, पेस्टिक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच टेक्निक चैलेंज द रोल ऑफ नरेटर इन नॉवेल। नॉवेल में जो मतलब कि जो नरेटर होता है, किस टेक्निक को चैलेंज करता है नरेटर, फिजिक या मेटाफिक्शन, फैबुलेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो किसका यूज करता है फ्रेंड्स, तो वो यूज करता है फैबुलेशन का। किसका, फैबुलेशन का। ओके, कौन सी टेक्निक होती है, फैबुलेशन। व्हाट इज पोएमिना। पोएमिना क्या होता है, मेटाफिक्शन होता है, रियलिज्म होता है, या फिर पेस्टिज होता है, या फिर मैजिक होता है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 81 का ए, मेटाफिक्शन होता है। क्या होता है, ये एक होता है मेटाफिक्शन। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। मैजिक रियलिज्म इज द मिंगलिंग ऑफ द। मैजिक रियलिंग मतलब कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, रियलिस्टिक, फैंटेस्टिक, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, दोनों ही होता है, रियलिस्टिक या फैंटेस्टिक। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेडिमिनेंस और कंट्रोल ऑफ वन स्टेट ओवर अदर्स इज टर्म एज। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री प्रेडिमिनेंस एंड कंट्रोल, ये स्टेट ओवर के अदर वर्ड्स होते हैं, जो टर्म होता है आइडियोलॉजी कहलाता है, कि हेजिमनी, या फिर आयरोनी, या फिर सिंक्रेटिज्म कहलाता है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, सिंक्रेजियम। क्या कहलाता है, सिंक्रेटिज्म कहलाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द स्टेटमेंट गॉड इज डेड। ये स्टेटमेंट क्या है, गॉड इज डेड अपीयर्स इन द वर्क ऑफ, किस वर्क में यूज़ किया गया था, फेडिस नेस्टेजी ने, मार्टिनी हेडगेर, या फिर मेरी बेंचेट, या फिर पॉल डी मैन। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, फेडिस नेस्टेजी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। Who in his book The Death and Life of Great American Cities in 1961 criticized the urban planning as it had developed within modernism and marked a transition from modernity and post-modernity in thinking about urban planning. So right option आपका क्या बन जाएगा, 85 का ए, फ्रैंकलिन नेस्टी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, हु इन हिज बुक द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज
1961 criticized the urban planning as it had developed within modernism and marked a transition from modernity to post-modernity in thinking about urban planning. ओके तो ये कोटेशन है, ये किसने कही है? तो ये जो कोटेशन है 85 का जो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, फ्रेडरिच नीत्शे ने ये कोटेशन कही। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। लिपिस्टिक फेमिनिज्म इज ए वैरायटी ऑफ दैट सीक्स ए assertion that women could still be feminist without ignoring or negating their femininity, particularly इस टर्म ऑफ सेक्सुअलिटी। ये क्या है? फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकेंड वेव फेमिनिज्म, थर्ड वेव फेमिनिज्म, फोर्थ वेव फेमिनिज्म। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, थर्ड वेव फेमिनिज्म। किसे बोलते हैं? थर्ड वेव फेमिनिज्म। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Who concludes in his work 1970 that since meaning can't come from the author, it must be actively created by the reader through a process of textual analysis? किसने मतलब कंक्लूड किया था वर्क में 1970? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 87 का ए, रोनाल्ड गेराल्ड बार्थेस। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। A Lover's Discourse Fragments is a 1977 book by रोनाल्ड गेराल्ड बार्थेस, पावल एस्टर, थॉमस मैन या फिर एबनेजर को। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 88 का ए, रोनाल्ड गेराल्ड बार्थेस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु रोट द पॉपुलर वर्क्स? किसने ये पॉपुलर जो नॉवेल्स हैं किसने लिखा? मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 एंड द सैटेनिक वर्स 1988। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, सलमान रुश्दी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु कॉइंड द टर्म? किसने ये टर्म कॉइन किया है? हिस्ट्रियोग्राफिक मेटाफिकेशन टू रेफर टू वर्क्स दैट फिक्शनलाइज एक्चुअल हिस्ट्रिकल इवेंट्स ऑफ और फिगर्स। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 90 का ए, लिंडा हैचिंग। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Catch-22 is a satirical war novel published in 1961 by American author. ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 91 का आपका ए, जोसेफ फेलर। क्या था? जोसेफ फेलर, जिन्होंने ये जो नॉवेल है Catch-22 को पब्लिश करवाया था 1961 में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द हिस्ट्री ऑफ मैडनेस 1961 में आई। द आर्जियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो 1969 में, डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 में, द हिस्टोरी ऑफ सेक्सुअलिटी 1976। ये क्या थे? नोटेबल वर्क्स थे। किसके हैं? मार्गरेट ड्रेबल, मार्गरेट डोरास, बेबी डॉयलिन या फिर पाउल माइकल डोरिया फैकल्ट। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 92 का डी, पाउल माइकल डोरिया फैकल्ट के हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 was awarded to for her unmistakable poetic voice that with utter beauty make individual existence in universal। किसके लिए नोबेल प्राइज 2020 में लिटरेचर के लिए मिला है? ठीक है, ग्राहम ग्रीन, व्लादिमीर नोबको या फिर सॉल बेलो या फिर लुइस ग्लोब। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 93 का डी, लुइस ग्लोब को। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द मॉक एपिक आर रिटन फॉर द पर्पस ऑफ स्टेराइजिंग, सेलिब्रेशन, ओल्ड एपिक मैनर या फिर प्रेसिंग। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 94 का ए, स्टेराइजिंग। ओके, ए ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द बैटल्स ऑफ द बुक्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द लिटरेरी एपिक है, कि एपिक ऑफ आर्ट है, मॉक एपिक है या फिर एपिक ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? 95 का आपका राइट ऑप्शन बनेगा सी, मॉक एपिक है, द बैटल ऑफ द बुक्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। टेनिसंस द आइडियल्स ऑफ द किंग, द फ्यूजन ऑफ, ये किसके फ्यूजन से जाना जाता है? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 96 का ए, क्लासिकल एंड रोमांटिक एपिक नाम से। किससे? क्लासिकल एंड रोमांटिक एपिक से ये जाना जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। It has been called the epic of 20th century.
कौन सा एपिक है, मतलब किसके, जो 20वीं सेंचुरी के मतलब के एपिक के नाम से जाना जाता है? ड्रेक, हाइपेरियन, पैराडाइज लॉस्ट या फिर द वेस्ट लैंड। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा क्या? द वेस्ट लैंड। ठीक है, 20वीं सेंचुरी के ये एपिक के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द एपिक फॉलोज सर्टेन कनेक्शंस लाइक। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 98 का सी, बिगिन विद एन इनवोकेशन ऑफ म्यूज। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। लिरिक इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो लिरिक वर्ड है डिराइव किया गया था किसी ग्रीक वर्ड, वो कौन सा वर्ड था? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 99 का सी, लिरिकोस। कौन सा वर्ड था? लिरिकोस नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। लिरिक इज ए ग्रीक। लिरिक का मतलब क्या होता है ग्रीक में? म्यूजिक, रिदम, सॉन्ग या फिर ओड। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 100 का आपका सी, सॉन्ग होता है। क्या होता है? सॉन्ग। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें ये TGT 2011 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इसमें कौन सा फॉलो करता है? ही वॉज लुकिंग एट मी, डोंट इंटरफेयर इन द क्वेरल, ही हैज़ गॉन एट टू पटना, ही ट्रीटेड हर बैडली। देखिए, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, वो अपने साथ क्या लेता है? वर्ब के साथ क्या लेता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। कैसे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब वर्ब के साथ उसमें कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं होती है। ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, वो होता है मतलब कि इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की किसकी आवश्यकता होती है? वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। देखिए, ही वॉज लुकिंग एट मी, यहाँ पे देखिए लुकिंग के बाद एट मतलब प्रीपोजिशन आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो ये आपका क्या हो गया? इंट्रांजिटिव। डोंट इंटरफेयर इन द क्वेरल, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ही हैज़ गॉन टू पटना, इसमें भी टू आया, तो ये भी नहीं हो सकता है। ही ट्रीटेड हर, अब देखिए यहाँ पे सीधे वर्ब आई है, वर्ब के तुरंत ऑब्जेक्ट आया है, जो कि क्या है? ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट इज द सुटेबल प्रेफिक्स फॉर द वर्ड बिटर। अब इसमें प्रेफिक्स एंड एक होता है, प्रेफिक्स होता है, एक एंड होता है सफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब होता है कोई ऐसा वर्ड जो पहले है, मतलब कि प्रेफिक्स मतलब क्या होता है? बिफोर। क्या होता है? बिफोर, मतलब कि पहले जो लगता है, कोई वर्ड के पहले लगता है। ठीक है, और सफिक्स क्या होता है? सफिक्स आपका होता है जो कोई वर्ड के क्या लगता है? बाद में, मतलब कि आफ्टर। ओके, तो देखते हैं ये PGT 2013 का क्वेश्चन है। देखिए, अब इसमें बीटर जो वर्ड है, बीटर के पहले हम क्या लगा दें कि एक वो मतलब कि फुली सेंसिबल वर्ड बन जाए। एम बीटर होगा कि इन बीटर होगा कि अनबीटर होगा कि एम बेटर होगा। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 102 का क्या? ये एम बेटर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अब इसमें कॉमन एरर है, कॉमन एरर के क्वेश्चन है, इसमें बताना कौन सा इनकरेक्ट है या फिर किसमें एरर है। यू शुड इन्फॉर्म, तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए योर सुपीरियर्स, मतलब तुम्हारी सुपीरियर्स के अबाउट ऑल दोज इवेंट्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? यू शुड इन्फॉर्म, यहाँ तक तो सही है। योर सुपीरियर्स भी सही है। अबाउट किसके बारे में? ऑल दोज इवेंट्स, तुम्हारे सारे इवेंट्स के बारे में। हु आर, अब देखिए डायरेक्टली यहाँ तक तो सही है। यहाँ पे देखिए हो हमेशा किसके लिए हम यूज़ करते हैं? कोई लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए फ्रेंड्स? कोई लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हो। और यहाँ पे देखिए दो इवेंट्स, इवेंट्स क्या है? कोई लिविंग थिंग्स नहीं, इवेंट्स हमारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। कैसे फ्रेंड्स? नॉन लिविंग थिंग्स है। और जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग्स आता है तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स? क्या यूज करते हैं? एक मिनट, जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग्स आता है तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम क्या लगाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम लगाते हैं विच। क्या आता है फ्रेंड? विच। तो यहाँ पे जो हु है ये, इसको हम रिमूव करेंगे, इसके बदले क्या लगाएंगे? विच, क्योंकि दो इवेंट के अकॉर्डिंग हु यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या लगाएंगे? हु। तो किस पार्ट में एरर है आपके? सी पार्ट में एरर। बाकी आर सही है, क्योंकि यहाँ पे दो इवेंट क्या है? प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग आर बिल्कुल सही, प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी फर्म ऑन व्हाट हैव यू डिसाइडेड फॉर इम्प्लीमेंशन। ओके, तो देख लेते हैं इसमें किस पार्ट में रन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी फर्म ऑन व्हाट हैव यू डिसाइडेड फॉर इम्प्लीमेंशन। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ तक तो सही, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सही है। यू बी फर्म ऑन, ये भी सही है। व्हाट हैव यू,
क्या है यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे बी फॉर्म लगाया गया है, तो इससे भी हमको पता चलता है क्या है कि हमारा किस में चल रहा है, पैसिव में। तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड, हैड। यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे कॉमन एरर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, व्हाट शुड वी डू इज ए मैटर ऑफ आवर ओन चॉइस एंड डिजायर, नो एरर। अब इसमें बताना किस पार्ट में एरर है, 105 का। देखिए, व्हाट शुड वी डू, फिर क्या है, इज ए मैटर ऑफ। जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगाया गया है, इज लगाया गया है। ठीक है, क्या लगा है, जब इज लगा है तो यहाँ पे शुड लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब यहाँ पे इज लगा है तो यहाँ पे शुड लगाने की आवश्यकता नहीं, तो किस पार्ट में एरर है, ए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, आई डू नॉट अंडरस्टैंड what to make employees so agitated on such trivial issues, no error। अब यहाँ पे देखिए, I do not understand, बिल्कुल यहाँ तक सही है। what to make employees, देखिए एम्प्लॉयज़ नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा क्या कहते हैं, यस लगा के नहीं बनते हैं। ठीक है, भले वो प्लूरल हो लेकिन वो प्लूरल जैसे नहीं दिखते, एम्प्लॉय ही लिखा जाएगा ऐसे करके। ठीक है, यस नहीं लगेगा, यही आपका इनकरेक्ट है। सो राइट ऑप्शन बी बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट वी डू नॉट मीट टू डिस्कस दिस मैटर इन डिटेल ऑन फ्राइडे नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वाई। जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड में कोई सेंटेंस वाई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसके बाद तुरंत क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्या लगती है फ्रेंड, हेल्पिंग। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और यहाँ पे देखिए वाई लगा, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लगा दिएगा, जो कि हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से याद रख लेनी है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे कोई मिस मतलब कि स्पेलिंग है जो कि मिस स्पेल्ड है, मतलब कि करेक्ट नहीं है। 2004 का क्वेश्चन है ये, टीजीटी का। देख लेते हैं कौन सी स्पेलिंग है आपकी जो सही नहीं है। ओके, तो देख लेते हैं। एलाबोरेट, ELABORATE सही है ये स्पेलिंग, बिल्कुल। थ्रोनेस, THOROUGH, थ्रोनेस भी सही, ये भी सही है। थेरेपी, THERAPY, ये भी सही। इंस्टाबिलिटी क्या है, इंस्टा है ना, एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी के बाद क्या हो जाएगा, ILITY, ऐसे होता है एबिलिटी। ठीक है, तो यही आपका इनकरेक्ट। किस कौन से, डी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी ये 2004 का क्वेश्चन है। 12th की देखिए, 12th की स्पेलिंग आपको पता है क्या होती है, TWE है ना, LFTH, ये होती है 12th की स्पेलिंग। ओके, और इसमें क्या है, ये गलत है। ओके, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। चलिए देख लेते हैं और एक क्वेश्चन है इसका। इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। इंटरप्रेटर की स्पेलिंग कौन सी है जो कि करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए, ENTREPRENEUR, ये होती है आपके क्या, इंटरप्रेटर की स्पेलिंग। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, यही आपका करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 111 से लेकर के 114 3 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं जो आपके क्या है, पैसेज से रिलेटेड है। तो आप पैसेज अच्छे से आप रीड कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और रीड करके फिर हम आंसर आपको बता दे रहे हैं, आप मैच कर लीजिए। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए आप स्क्रीनशॉट इसका करते जाइए। चलिए कर लीजिए इसके स्क्रीनशॉट। चलिए देखते जाइए। ठीक है, कर लिए। चलिए देखिए यहाँ पे से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एज पर द पैसेज, इंडिया न्यूक्लियर पावर जनरेशन व्हेन कंपेयर्ड विद अदर एशियन कंट्रीज इन कंसीडर्ड। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा 11 का ए, नॉट एडिक्वेट। चलिए देख लेते हैं 112 का। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट फॉर द
कुंडनकुलम प्लांट एंटी डेवलपमेंट ट्राइड। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 112 का बी, रिवर्सेज। क्या है? रिवर्सेज। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। एज पर द पैसेज मेजर एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट के सम डेंजर्स टू अवर इन्वायरमेंट। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 113 का सी। क्या है? ऑलमोस्ट ऑल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। According to the passage, India's capacity to generate nuclear power presently in keeping in view total power generation capacity. Okay, so right option आपका बन जाएगा 114 का बी, वेरी लेस। चलिए अब यहाँ से आपके पंचुएशन से क्वेश्चन से है 115 से लेकर के 118 तक के। ओके, तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। डोंट डू एज आई डू एज आई सी, डोंट डू एज आई डू आई सी। तो इसमें देखिए जो पंचुएशन है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 115 का, वो है आपका ए। डोंट, डोंट देखिए ऐसे लिखा जाता है, ये हो गया डोंट, फिर उसके बाद डू, फिर एज, फिर आई डू, फिर उसके बाद सेमी कॉलन, डू एज आई सी, फिर उसके बाद क्या है फुल स्टॉप, फिर कॉमा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इसमें भी आपको पंचुएशन ही बताना है। यस प्लीज आई सेड, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा 116 का बी, यस प्लीज आई सेड, इस तरीके से लिखा जाएगा, यही आपका करेक्ट बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन्स टू माई अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर। इसमें भी आपको पंचुएशन ही बताना। TGT 2011 का क्वेश्चन है, और इसका जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो है आपका सी। माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपन्स टू सी माई अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर। ओके, ये आपका क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ये भी आपका है क्या, आपका पंचुएशंस का क्वेश्चन है। मैरी हैज़ ऑफर्ड टू कोच द टीम दिस ईयर, हाउएवर द कंपटीशन फॉर द जॉब इज इंटेंस। ये TGT 2011 का क्वेश्चन है। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा किसका है? 118 का जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा वो है आपका डी, ये वाला। मैरी हैज़ ऑफर्ड टू कोच द टीम दिस ईयर सेमी कॉलन, हाउएवर, फिर कॉमा, तो कॉम्पिटिशन फॉर द जॉब इज इंटेंस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर, मतलब कि कितने पार्ट्स होते, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने नंबर्स होते हैं, कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, 7, 6, 10 या फिर 8। तो आपको पता ही है इसमें कितनी होती हैं, आपके 8 होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिज करेज वन हिम ऑनर, द वर्ड इज ऑनर। अब इसमें बताना कि जो ऑनर वर्ड है ये क्या है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है या फिर नाउन है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, हिज करेज क्या है आपका, आपका सब्जेक्ट बन गया जो कि पजेसिव नाउन से क्या है कनेक्ट है। वन आपका वर्ब है, हिम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है, और ऑनर क्या है, देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं, है ना, प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव विशेषता बताने वाले एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे दो, ऑनर भी क्या है, ऑनर भी यहाँ पे क्या है नाउन, एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन साथ में बिल्कुल आ सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है नाउन, क्योंकि यहाँ पे ना तो एडजेक्टिव बता रहा है और ना ही वो एडवर्ब बता रहा है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द नाउन फॉर्म द वर्ब, एक्सपीरियंस का क्या बताना है, एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस आपका नाउन, इससे क्या बताना है वर्ब। ठीक है, नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब से नाउन फॉर्म। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 21 का डी, एक्सपीरियंस इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द नाउन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव क्या है, रेयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव कैसे बनेगा, रेयरमेंट होगा, रेयरनेस, रेयरिटी या फिर रेयरली। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, रेयरिटी हो जाएगा। इसका एडजेक्टिव कैसे बनेगा, TY लग जाएगा तो बन जाएगा एडजेक्टिव। 123 से 125 के आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें करेक्ट फॉर्म वर्ब बतानी है। ठीक है, चलिए ब्रैकेट्स में दी गई है कि इसमें बताना है कौन सा वर्ब फॉर्म चूज करेंगे। आई टू यू फॉर अ हाफ एन आवर व्हेन द है टेलीफोन बेल रिंग्स, इसमें स्पीक का कौन सा फॉर्म बनना है। ठीक है, सेल स्पीक होगा, सेल बी स्पीकिंग होगा, विल बी स्पीकिंग होगा, सेल हैव बीन स्पीकिंग। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, सेल हैव बीन स्पीकिंग, क्योंकि फॉर एन आवर्स व्हेन टेलीफोन बेल, क्योंकि ये डबल वाला है। ओके,
ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। सी फिल इन द ब्लैंक्स, हर मदर बिफोर आई सी हर अगेन, इसमें मीट को कैसे भरा जाएगा? सेल मीट, विल हैव मीट, या फिर छोटा कर लेते हैं इसको, विल बी मीटिंग या फिर विल हैव बीन मीटिंग। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, विल हैव मीट, क्योंकि इसमें भी देखें क्या है, शी विल हैव बी, हाँ विल हैव मेट हर, फिर मदर बिफोर, क्योंकि बिफोर के पहले हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सेकंड फॉर्म में क्या हो जाता है? वो हो जाता है वर्ब की कौन सी? सेकंड फॉर्म, सेकंड सेंटेंस में। ठीक है, चलिए सी देयर सिंग्स, अब इसमें बताना सिंग का कौन सा फॉर्म भर जाए? विल सिंग होगा कि सेल सिंग की फिर विल बी या फिर सेल बी सिंग। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी विल बी सिंगिंग देयर। ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 125 क्वेश्चन, जो कि फुल मॉक टेस्ट था आपका, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। आपका टॉप 10 है, और कल से आपकी जो MRS के जो TGT का आया है एग्ज़ाम, वो भी इसी में आपको ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी उसे मैच करता हुआ सिलेबस है आपका। लिटरेचर और ग्रामर और जितने भी जनरल के हैं सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। ओके, तो आप ज़रूर पढ़िएगा और आप प्रैक्टिस ज़रूर सॉल्व करिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और सेशन को लाइक कर दिया करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।